आपकी तैयारी जो कराई जा रही है वो एग्जाम के लिए कराई जा रही है। तो इस तरह से वहां से जो ज्ञान आपने हासिल किया उसको यहाँ उपयोग करोगे। ये नहीं कि सर वहां पे जैसे पढ़ा है वैसे ही कॉपी कर दो, तो फिर मतलब क्या रहा था? आपके पास वीडियोस पड़े हैं, क्लासेस पड़े हैं, सब कुछ तो आपके पास अवेलेबल है। तो वो मेन कोर्स का पार्ट है कि विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दो बातों से संबंधित है। एक है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अध्ययन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के साथ विद्युत धारा का निर्माण, इसको हम कहते हैं ये काम किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल में। विद्युत रासायनिक सेल में दूसरा प्रक्रिया होती है, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। ये काम किया जाता है विद्युत अपघटनी सेल में। अब दोनों ही सेलों पर एक क्रिया होती है, उसे कहा जाता है रेडॉक्स। अब कोई भी सेल बनाते हो तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एक चालक होता है जो विलयन में डूबा रहता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो विलयन यहां पर घुला होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब दोनों के बारे में बात हो गई। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। एक होता है एनोड, जिस पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इस पे धन आवेश बढ़ेगा। एन टाइम प्लस चार्ज, ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसको कहेंगे जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड है। जिस पर अपचयन होता है कैथोड। जिस पर अपचयन होता है वो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने लगेगी, इसको कहेंगे अपचयन। तो अगर हम एग्जाम्पल में लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो हम यहां पर याद रखें कि एनोड और कैथोड की बात आता है तो इसी जगह पे बात होगी। दो प्रकार का आपने सेल देखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा और कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं? किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब क्या हुआ? विद्युत रासायनिक सेल, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी तरह से हम देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या देखने को मिलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये इस पे ऑक्सीकरण अपचयन चेंज हो जाएगा, इसलिए कि ऑक्सीकरण चाहे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो या पॉजिटिव हो, ये ऑक्सीकरण की एनोड जो है, ये एनोड क्यों कहलाता है पॉजिटिव वाला? क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण होता है। यहां पर नेगेटिव वाला एनोड क्यों कहलाता है? क्योंकि वो उस पर ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण से संबंधित है बात, ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित है एनोड और कैथोड कहना, न कि ऋण और धन से संबंधित है। हाँ, हिंदी में धनोड और ऋणोड कह सकते हैं, लेकिन ये चेंज हो जाएगा।
इसमें धनोड जो है वो पॉजिटिव है, इसमें भी धनोड जो है पॉजिटिव है, पर वो एनोड का मतलब धनोड नहीं होता है, याद रखेंगे। याद, ये बहुत जरूरी है समझना। चलिए साहब, ये तो हुआ हमारा क्या चीज कि इस सेल की तरफ जब जा रहे हैं तब बातें हुए। अगर आपके पास एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझाइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल में आप गैल्वेनिक सेल, या वोल्टिक सेल, या डेनियल सेल, कोई भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं एग्जाम वाले। इसमें से किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। वोल्टिक सेल, क्या क्या नाम लिखा हूं, आपको याद हो रहा है? देख लो क्या क्या नाम लिखा हूं। वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। और नहीं तो शब्द में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बोल सकते हैं। इन सारे सेलों में क्या काम होता है, कैसे वर्क होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी पूरी मैं थ्योरी तो यहां नहीं बता सकता, क्योंकि थ्योरी बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो समझाऊंगा जरूर। थ्योरी आप लोगों को पता है क्या करना है, और पूरे मेन कोर्स में ये चीज आपको समझाई गई, तो मेन कोर्स से आप इसको करने की कोशिश करेंगे। सेल में दो भाग होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में हमेशा दो भाग होंगे। ये अलग बात है कि दोनों भाग को एक साथ मिलाकर भी बना जाती है और या अलग अलग रखा जाता है। तो जैसे हमारे पास पेंसिल सेल आता है, उसमें भी दोनों भाग रहते हैं, तो लेकिन दोनों भागों को एक ही साथ मिला करके बनाया जाता है। स्पेशली दोनों के बीच में एक पार्टीशन जरूर होता है। ये लीजिए दो, इसको कहते हैं अर्ध सेल। दो अर्ध सेल हैं ये, आधे आधे भाग। अब मैंने कोई भी एक ही मतलब है, तो एक में मैंने लिया जिंक सल्फेट का विलयन, एक्वस सॉल्यूशन, सांद्रता 1.0 मोलर। दूसरे में लिया मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और इनकी भी सांद्रता 1.0 मोलर। इसमें मैंने डुबाया एक धातु जिसका मैंने लिया है आयन। यहां पर क्या है? ये Zn2+ और SO4 2- के रूप में है उपस्थित ये आयन। यहां पर आयन क्या है? Cu2+ आयन है और SO4 2- आयन है। मतलब इस विलयन में दो चीजें हैं, Zn2+ है घुला हुआ, SO4- है। ऐसे ही यहां पर क्या है? अच्छा, यहां पर मैंने डुबाया अब जिंक धातु, जिंक धातु का रॉड। यहां पर मैंने डुबाया है कॉपर धातु का रॉड। इस विलयन में क्या है? Cu2+ और SO4 2-। अब इसकी नेचर क्या कहती है, इसकी प्रकृति क्या कहती है? कुदरत की प्रकृति को हम विज्ञान के नाम से जानते हैं। कुदरत जो करता है उसी को हम विज्ञान मानते हैं। हम कुछ नहीं करते, हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो कुदरत करेगा वही होगा। मान लीजिए एक आदमी का किसी एक्सीडेंट में हाथ टूट गया, मतलब उसका हड्डी टूट गया, ठीक है। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है? उसको जोड़ देता है। यस, हम यही कहते हैं। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है, हाथ उसका हड्डी जो है जुड़ गया। हम क्या बोलते हैं इसको? डॉक्टर ने जोड़ा, ठीक है। डॉक्टर नहीं जोड़ते उसको, डॉक्टर सिर्फ सेट करके वापस उस जगह पे रख देते हैं, ठीक है। प्रकृति का रूल है कि हड्डी आपस में फिर एक दूसरे को जोड़ लेती है, ठीक। आप नहीं जोड़ते हैं। उस डॉक्टर को पता होता है कि किस हड्डी को किस जगह पे रखना है, और उस तरह से वो रख के आ जाते हैं और उसको सेट कर देते हैं, करते हैं। ये कुदरत का रूल है। फिर आप बोलते हो कि सर मैंने डॉक्टर दिया था एक दवाई, उससे मैं ठीक हो गया। उस दवाई यानी उस पदार्थ की एक गुण है
कि वो क्या करेगा, वो अपने गुण के अनुसार वो अपना कार्य करता है, डॉक्टर फिर उसको वही चीज देता है, मतलब उसकी जानकारी जरूरी है। आप नहीं कर सकते, आप जाके सेट कर दिया और जुड़ गया सर, वो तो खुद ही जुड़ेगा, मेरे को क्या करना है। सच है, ये खुद ही जुड़ेगा। पहले भी लोग करते थे एक जमाने में, जब ये सब नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, किसी का हड्डी उड्डी टूट गया तो कहाँ वैद्य के पास जाओगे, पैसा वैसा लेगा, तो वैसे पकड़ के सीधा कर देते थे और किसी लकड़ी वकड़ी लगा के छोड़ देते थे। किसी का ठीक हो जाता था, किसी का नहीं होता था, क्योंकि अज्ञानता से जोड़ी गई है, रखी गई है। तो जो भी घटना होती है प्रकृति में, वो आपके अनुसार नहीं होता। जैसे अगर छत में चढ़ते चढ़ते चलते चलते पैरापेट में चढ़ करके थोड़ा सा और आगे चलोगे तो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा? नीचे गिर जाओगे। क्या आप नीचे गिरे? आपने नहीं गिरा, कुदरत ने आपको गिराया वहां से। बोलो सही है? तो कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जो भी होता कुदरत के अनुसार होता है। लेकिन कुदरत की उन प्रकृतियों को हम उपयोग करते हुए चलते हैं, हर चीज को कुदरत के अनुसार उपयोग करते हैं। ठीक है, तो समझे, विज्ञान खुद ही काम करता है। बोले सर ये माउस काम करता है, माउस नहीं काम कर रहा है, हमने कुदरत की प्रकृति को हमने इसमें यूज किया है। कुदरत की एक प्रकृति, जैसे अभी आप बोलते सर पहले तो इंटरनेट नहीं थी, तो आज है। हर चीज कुदरत की प्रकृति से चल रहा है। हम उनके उन तरीकों को उपयोग समझते जा रहे हैं और समझ करके हम अपनी मशीनों में उपयोग करते जा रहे हैं, बस इतना ही है। तो वही चीज है, हम कुदरत की प्रकृति को समझते हैं और कुदरत की प्रकृति को समझ करके हम नए नए मशीनें बनाते हैं। हमने उस समय क्या समझा, यहां पर जिंक धातु को जैसे ही इसके विलयन में डुबाया जाता है। अब एक बात होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ा है डिटेल में। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तुलना होता है। क्या तुलना होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसकी मानक अपचयन विभव का मान कम हो वो ऊपर है, नेगेटिव वाली वैल्यू, और जैसे आते आते हाइड्रोजन का शून्य और फिर इसके आते आते पॉजिटिव हो जाता है। कौन सा वैल्यू? ई नॉट वैल्यू। अब याद करिए जो जो पढ़ रहा है, फुल डिटेल तो आपने वहां पढ़ा ना, कहां पढ़ा? फुल डिटेल तो आपने मेन कोर्स में पढ़ा। अब इसको पढ़िए आप, क्योंकि आपकी तैयारी जो कराई जा रही है वो एग्जाम के लिए कराई जा रही है। तो इस तरह से वहां से जो ज्ञान आपने हासिल किया उसको यहाँ उपयोग करोगे। ये नहीं कि सर वहां पे जैसे पढ़ा है वैसे ही कॉपी कर दो, तो फिर मतलब क्या रहा था? आपके पास वीडियोस पढ़े हैं, क्लासेस पढ़े हैं, सब कुछ तो आपके पास अवेलेबल है, तो वो मेन कोर्स का पार्ट है। तो चलिए ये हो गया। तो आप ये समझते हैं, यहां पर समझना होगा कि जो ऊपर आएगा जिसकी मानक अपचयन विभव का मान कम है वह एनोड का काम करेगा, और जिसका ज्यादा है वो कैथोड का काम करेगा। यस, इसी तरह से जो ऊपर है वो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और नीचे वाले पर अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। तो यहां पर आप जब उस सीरीज को देखेंगे, लीना के काना मांगे आलजन, याद है आपको? हाँ, कर फिर कुद नहीं सुन, याद है आपको? तो उसमें आप देखोगे कि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। अगर वो नॉलेज नहीं होता तो इस नॉलेज के बगैर हम यहाँ पे काम कर सकते थे, लेकिन वो आधी अधूरी और बिना। तो यहां पर हमने देखा कि ये वाला इन दोनों को एक साथ रखते हैं, दोनों को एक इलेक्ट्रोड बना के एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो एक जो है एनोड का काम करेगा, यानी एक पर ऑक्सीडेशन होगा और एक पर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन इस पर होगा तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दान करा। और कॉपर का क्या हुआ? कॉपर जो है ऑक्सीडेशन नंबर को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ऑक्सीडेशन में कमी, ये रिडक्शन हुआ। तो इसमें अपचयन, इसमें ऑक्सीकरण होगा, इसमें अपचयन होगा। तो जैसे मैं जिंक धातु को इसमें डुबाता हूं तो इसमें ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा? इसकी सतह पर एक घटना होगी, वो है कि जिंक धातु Zn2+ बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो यहां पर जो जिंक सतह की जो अणु जिंक है वो विलयन में चला जाएगा और Zn2+ बना लेगा, Zn2+ बना लेगा। और इलेक्ट्रॉन वो कहां गया? इलेक्ट्रॉन कभी भी विलयन में नहीं चलती, वो सिर्फ धातु पर रहता है। तो धातु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इस तरह से धातु पर माइनस चार्ज बढ़ गया, और यही जो माइनस चार्ज बढ़ा है इसको निगेटिव बना देता है। तो यहां पर क्रिया क्या हुई? यहां पर क्रिया हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए यह जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करता है। तो जिंक एनोड का काम करता है। दूसरी तरफ की बात है, तुलनात्मक रूप से अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं ECS पर, तो ये आपको नजर आता है। तो यहां पर तुलनात्मक रूप से, यहां पर अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो तो यहां पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या हुआ? ये जो Cu जो विलयन में पड़ा हुआ है ये इस पर जाता है, और
इस पर जाके जैसे जाएगा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये Cu2+ ग्रहण करेगा। तो इस जगह पर एक घटना हुआ, वो है कि Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बना लिया Cu धातु। अब यहां पर देखिए Cu धातु की एक परत बनने लग जाएगी इसके ऊपर, और यहां पर जिंक जो है धीरे धीरे घुलने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। अब दोनों इस जगह पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, इस तरह से ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहां पर जो है चूंकि रिडक्शन हुआ है, ये कौन सी क्रिया है, रिडक्शन की क्रिया है, अपचयन की क्रिया है, तो इस जगह पर हमारे पास ये कहलाएगा कैथोड। तो कॉपर यहां पर कैथोड का काम किया। इस तरह से अगर मैं इसको बाहरी किसी परिपथ से जोड़ दूं, तो मुझे नजर आता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए आगे बढ़ता है इस तरह से। और ये इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दिखा रहा हूं ना, आप फिजिक्स में पढ़ते हो धन से ऋण की तरफ बढ़ना, वो हम प्रोटॉन के बहाव कहते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उल्टी दिशा में बात की जाती है। तो यहां पर कोई विद्युत धारा बनते हुए थोड़ी दिखता है, असल में वो एक परंपरा बन चुकी है, फिजिक्स के जो काम करते हैं उस परंपरा के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। असल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किसी धातु पर, और वही हम असली रूप में हम बात करते हैं केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं, तो इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से, विद्युत धारा का फ्लो इधर से दिखाते हैं। तो ये एक परंपरा है, विद्युत धारा यानी प्रोटॉन बह रहा है सोच के चलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल। चलिए साहब, ये क्लियर हो गई। अब ऐसा हो रहा हो तो आप क्या देख रहे हो, Cu तो इसके ऊपर परत जमती जा रही है, लेकिन एक बात और हो रहा है कि ये प्रक्रिया लगातार नहीं चल सकती, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। कॉपर इसमें था बहुत सारी मात्रा में, तो वो इधर कम होने लगा, तो SO4 कहेगा भाई मत जाओ यार, मेरे को छोड़ के जाओगे, मैं मर जाऊंगा यार, मैं अकेले कैसे जीऊंगा, इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी मेरी, इसे बोल सकता है ना ये, है ना। और इधर ज्यादा हो गया, है ना, अब SO4 के साथ ऋण ज्यादा आने लगा, तो उसकी जो वाइफ है यानी जिंक, वो बोलेगी यार मैं तो हूं और किसको क्यों बुला रहे इतने सारे लोगों को, परेशानी बढ़ गई ना, इधर नहीं बढ़ी। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए यह हुआ कि भाई इसके पास बढ़ रहा है, उधर इसके पास कम हो रहा है, इसके पास जिंदगी जीने का तकलीफ है, इसके यहाँ जिंदगी में खाने का तकलीफ है, बढ़ गई तो, समझ रहे हो, तो क्या करेगा, तो रुक जाएगा, नहीं भाई अब मैं शादी नहीं कर सकता, ये बोलेगा। अब ये बोलेगा तुम मत जाओ यार, तो पकड़ लिया ना उसने, क्या हुआ, साम्यावस्था स्थापित हो गई, ठीक है, नहीं खुश है ना, समझ में आ रही है नहीं बातें, अंदर में हंसी भी आएगी तो छोड़ रोक के रख लेते हो तुम लोग, रोक लो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये हुआ जिंक यहां पर कॉपर बढ़ गया, लेकिन SO4 कॉपर कल कम हो गया, मतलब SO4 बढ़ गया, इधर क्या है, जिंक बढ़ गया, पॉजिटिव बढ़ गया, पर निगेटिव कम है तुलनात्मक रूप से। तो क्या किया जाता है, इस चीज को इस तरह से आगे इलेक्ट्रॉन बनना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब प्रक्रिया रुक गई है, तो इस चीज को भी बनाए रखने के लिए हम दोनों सेलों के बीच में एक आयनिक चालक लगा देते हैं, जिसको कहते हैं लवण सेतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, सॉल्ट ब्रिज। जब जब आप किसी चीज को बार बार सुनोगे, तो यहां पे क्या हुआ, इसमें इंटर करता है SO4 इंटर कर गया, जो ज्यादा हो गया, ठीक है, ये इधर चला गया, तो जो बहुत सारे यहाँ पर, हाँ एक बात आप हमेशा याद रखना, इस जगह पे काफी मात्रा में हम लोग कॉपर सल्फेट के टुकड़े रखे रहते हैं, ताकि अगर कॉपर सल्फेट कम हो जाए तो घुलने लग जाएगा, SO4 CuSO4 अधिक होगा, जैसे से कम होते जाएगा घुलने लग जाएगा, तो CuSO4, Cu कम हो गया, SO4 इधर भाग गया, Cu इधर चला गया, Cu2+ इधर चला गया, और ये भाग गया। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, तो कम हो गया, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल्स पड़े हैं, सॉलिड पड़े हैं, उसमें घुल करके यहाँ पर जाने लगता है। ये इस तरह की बातें होती, यानी कि अधिक सांद्रित होता है। चलिए प्रक्रिया चल रही है, और इधर से ही वो निगेटिव आयन आने लगता है। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती है सेल में, और ये सारे बातें आपको डिटेल में मेन क्लास में मिल जाएगा, ठीक है, लिखे हुए स्थिति में। तो यही बात है किसमें होने वाली क्रिया, मतलब गैल्वेनिक सेल में होने वाली क्रिया। तो आपने देखा ये दो क्रियाएं हुई, दोनों क्रियाएं अगर मैं एक साथ लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, जिंक पर होने वाली क्रिया, इसको सेल अभिक्रिया कहते हैं। सेल अभिक्रिया हम कैसे लिखते हैं, सेल अभिक्रिया हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, जिंक Zn2+, लवण सेतु कॉपर 2+ से कॉपर, ऐसा लिखा जाता है।
इसका यहां पर वोल्टेज वैल्यू जिसको ई नॉट सेल कहेंगे, इसका होता है 1.10 वोल्ट इसकी विद्युत धारा। अब देख लो, सोच लो, समझ लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा फोन कहाँ है? क्या नाम से? चलो, तो ये होता है आपका इस चैप्टर का एक मुख्य पार्ट, जिसमें लवण सेतु को भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और प्रश्न आता है लवण सेतु क्या है, उसके दो कार्य लिखिए। इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलता है। ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होते हैं, इसके क्या उपयोग है, अनुप्रयोग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस चैप्टर में प्रतिरोध से संबंधित हमारे पास नियम है। प्रतिरोध यानी चालकता संबंधित, प्रतिरोध संबंधित, रेजिस्टेंस, आर से दर्शाता है। रेजिस्टेंस होता है किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धातु है, अधातु है। धातुओं में कौन सी चीजें होती हैं? जो भी जितनी भी धातु है सब में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कोई भी धातु, धातु तो समझते हो, तत्वों में अधिकांश तो धातुएं ही हैं। लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत अपघटनी किसको कहते हैं? जिसमें धन और ऋण दो प्रकार के आयन होते हैं आयनिक पदार्थ को, जिसको जल में घोलते हैं तो धन और ऋण में टूटते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन विद्युत धारा क्या 100% प्रवाहित होती है? ये भी महत्वपूर्ण चीज है। 100% जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको कहते हैं अतिचालक, सुपर कंडक्टर। और ये दुनिया में कहीं पर भी फिलहाल हमारे सामान्य तापमान पर अवेलेबल नहीं है। इसको स्पेशली बनाया जाता है सुपर कंडक्टर, और वो भी इस टेम्परेचर पर अभी अवेलेबल नहीं है। वो कोल्ड जब करते हैं, ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा करा जाता है किसी पदार्थ को, तो वो अतिचालक बन जाते हैं। तो ये तो हो गई अलग बात, सुपर कंडक्टर। पहले आपके पुराने कोर्स में अवेलेबल था कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, अतिचालक क्या होता है। फिलहाल अभी नहीं। अब दूसरी बात है कि विद्युत धारा अगर 100% नहीं प्रवाहित हो रही है तो कुछ रुक रहा है। तो जो ये अवरोध हो रही है उसी को कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, यानी उसकी कमी प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत धारा में प्रतिरोध जो होगा वो किस आधार पे होगा? कि चालक की जितनी अधिक लंबाई होगी उतना ही प्रतिरोध होगा। दूसरी बात होता है प्रतिरोध जो होता है, चालक की जितनी अधिक मोटाई होगी उतना ही प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध ज्यादा होना विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना होता है। प्रतिरोध समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस, रोकना। तो इसीलिए जब भी हमको विद्युत धारा एक जगह दूसरी जगह प्रवाहित करना होता है, तो हमें अगर विद्युत धारा पूरा पूरा पहुंचाना है, अधिक मात्रा में पहुंचाना है, तो उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। मोटा होना चाहिए वायर, पतले वायर से नहीं पहुंच पाएगा उतनी विद्युत धारा, तो मोटा वायर होना चाहिए, इसलिए क्षेत्रफल की बात हुई। तो R इज इक्वल टू R समानुपाती L/A का फॉर्मूला बनेगा, दोनों को मिला दें तो। अब हमने अगर समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक रो आता है L/A, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और ये रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ये क्या हुआ? L क्या चीज है? चालक की लंबाई है। A क्या है? चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी चालक की मोटाई कह सकते हो। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। और R क्या है? प्रतिरोध है।
अब सवाल आता है पहला कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या मिल रहा है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। जब हम क्या कर दें, जब एल का मान 1 यानी 1 सेंटीमीटर रख दें और उसके क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू एल होता है ना, इसको भी हम 1 गुणा 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, यानी एक ऐसा चालक का क्यूब ले लें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो इस जगह पर इस चालक का जो प्रतिरोध होगा, देखें तब क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर 1/1। तब क्या हो गया, आर, तो इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजों को आप बढ़िया से पढ़िए। इसके बाद एक शब्द आता है कप्पा, यानी विशिष्ट चालकता। इसको दर्शाते हैं हम लोग कप्पा से। कप्पा जो होता है 1/रो होता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब दूसरी बात यह होगी, प्रतिरोध की इकाई क्या है, इसकी इकाई क्या है, प्रतिरोध हम पढ़ रहे हैं, इसकी इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई है ओम। इसको ओम कहते हैं। अब ये वाला ओम नहीं मत लिख दीजिएगा, ऐसे क्या लिखते हो ऐसे, है ना, एग्जाम में ये वाला ओम है करके मत लिख दीजिएगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझें बातों को। तो ओम को हम ऐसे लिखते हैं। अब उस जगह पर ये वाला ओम मत लगा दीजिएगा ओम बोल करके, ठीक है, वो भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो किसी के जा बेटा सबके माथे पे ओम लिख किया, पूजा पाठ होता है तब, तो फिर ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है, चांद भी लगाते हैं क्या, हाँ, ये भी लिखते हैं। अब आपको बोला गया ऐसे लगा के आओ जा बेटा सबके में, तो आपने बोले बड़ा लंबा यार कंजट है, अपन सीधा एक काम करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ये ओम सबके माथे पे ऐसे दिखे, ये क्या लगाया हो, है ना, वो बच्चे ने ओम लिखा है, ये ओम यूनिट है प्रतिरोध का, ठीक है, ये मत लिख दीजिएगा। चलिए साहब, इसकी इकाई क्या हो सकती है, किसकी विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो सकती है, इसकी इकाई होगी रो इज इक्वल टू ओम, और ये है एल बाई, यानी एल इंटू एल बाई एल, तो एक एक एल कट गया, तो प्रतिरोध ओम, इसकी इकाई क्या, सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसकी इकाई क्या हो सकती है, जब इसकी होगा तो उल्टा हो गया, इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगा, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा उल्टा एल बाई आर ए, ये होगा फॉर्मूला, जरूरत के हिसाब से आप निकाल लीजिए जो करना है। तो ये होता है कुछ चीजें, तो प्रतिरोध का नियम, उनके साथ ये सारे फॉर्मूला। एक और चीज आता है आपके पास, सेल स्थिरांक। ये सब जो पढ़ रहे हो ना, कोई बड़े बड़े विज्ञान नहीं है, ये सब सबसे छोटी छोटी विज्ञान है, ये आपके जनरल नॉलेज में होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको ये समझ के चलेंगे कि सर ये तो बहुत इसको हम रट्टा मारे तब याद हुआ, नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं भी पढ़ते तो भी याद रहना चाहिए, इसको हम पढ़ाई नहीं मानेंगे, इससे रिलेटेड बातें। तो सेल स्थिरांक की बात करते हैं, ये सामान्य ज्ञान है। सेल स्थिरांक की बात करते हैं, तो सेल स्थिरांक को एक्स दर्शाते हैं, तो सेल स्थिरांक होता है एल बाई ए, ये होता है। इस आधार पर अगर हम सेल स्थिरांक और कप्पा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करें इनके साथ, तो हमें क्या मिलेगा, तो कप्पा इज इक्वल टू एक्स बाई, क्या बचा, ये एक्स हो गया और ये हो गया आर। अब एक और चीज होता है चालकता,
ये सब सामान्य ज्ञान। चालकता को सी से दर्शाते हैं, और चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। सो यहाँ पर 1/r होता है किसके बराबर, तो यहाँ पर होगा कप्पा इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो क्या होगा, विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक तथा चालकता का गुणनफल होता है। चलिए आप अपने हिसाब से सारी चीजें देखें। तो सिंपल कुछ बातें आपको याद रखना पड़ता है, वो ध्यान रखेंगे। जैसे ये याद रखें, यहां तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये इसी में आ जाता है ये चीजें। यहां पर ये वाली चीज है, और बाकी चीजें तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाला चीज है, ये वाला चीज है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध संबंधित बातें। आपको अगला जो टॉपिक जो मिलता है वो है फैराडे का नियम, विद्युत अपघटन के फैराडे का नियम। किसका नियम, फैराडे का नियम। इसका नियम क्या कहता है, दो नियम है हमारे पास। क्या हो रहा है, चलिए नियम में दो बातें। नियम का पहला पार्ट कहता है कि अगर किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पर प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात W इज इक्वल टू जेड क्यू। क्यू जो है विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश होता है। तो आवेश का मान जो है, आवेश का मान जो है विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है, यानी कि W इज इक्वल टू जेड आई टी। यह है इसका साइंस। दूसरा है इसका नियम का, फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि अगर दो या दो से अधिक सेलों में जो कि आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उनके इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ठीक है, तब इस जगह पर हमारे पास आ जाता है W1/E1 और W2/E2 का फॉर्मूला हमें वहां पे बनता है। ये पूरा डिटेलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। हम तो शॉर्ट ही करेंगे यहाँ पे। तो ये है साइंस। अब यहां पर एक आता है Z। Z कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक तुल्यांकी भार से संबंधित है। तुल्यांकी भार E, तुल्यांकी भार कह रहे हैं यहां पर E, तो E/96,500 कूलम के बराबर होता है। यानी E/F को ही हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अगर हमें पता है कैलकुलेट में, यहां से Z की वैल्यू पता चल गई है तो हम E निकाल सकते हैं, या E पता है तो हम Z निकाल सकते हैं। E पता है तो Z कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू E को भाग दे देंगे इससे तो हमें Z मिल जाएगा, या Z पता है तो हम गुणा कर देंगे तो E मिल जाएगा। तो ये है कौन सा नियम, फैराडे का नियम। इसके बाद एक और नियम आता है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोल-रॉस का नियम। आपको याद हो कोल-रॉस का नियम। कोल-रॉस का नियम कहता है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होती है उनके दो मानों का योगफल होता है। एक मान धन आयन पर और दूसरा मान ऋण आयन पर निर्भर करता है। तो धन आयन की तो न्यू प्लस लेमडा प्लस इन्फिनाइट प्लस न्यू माइनस लेमडा
माइनस इन्फिनाइट होता है। यानी यहां पर कहा गया है किसी दुर्बल विद्युत, यहां पर याद रखना विद्युत अपघट्य में कैसा विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता धन आयनों तथा ऋण आयनों के अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं का योगफल होता है। ये बात कही गई। तो साइंस बस इसी के बराबर आसपास घूमता रहता है इस विज्ञान का। कठिन कुछ नहीं है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए और इन सारे प्रैक्टिस को लेकर के हम आगे की क्लासेस पढ़ाएंगे। तो आप इस चैप्टर को पूरा एक बार देख के आओ, पढ़ के आओ, समझ के आओ, याद करके आओ, और जो भी पूछा जाएगा उसमें हाँ कोई गलती होगी आपसे या हमसे तो हम उसमें हमेशा सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए और ज़्यादा बेहतर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो मैं जहां तक समझता हूँ विलियन की तैयारी हो चुकी होगी आप लोगों की, हो गई है। और भी प्रश्न है, प्रश्न की कमी नहीं होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रश्न तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जितनी तैयारी करते हैं उसी तैयारी के बेस पर नए प्रश्नों को हल करने की जब आप में क्वालिटी डेवलप हो जाता है तो फिर खत्म हो जाती है उस चैप्टर की तैयारी। और जो बाकी बच्चे जो है जो पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोग कहेंगे कि इसी तरह से आपकी तैयारी करते रहना होगा और इसी से आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। मैंने जो बताया अभी आपको एक हिंट है एक तरह का, और इसी हिंट के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इन टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेगा, इससे अलग कुछ नहीं मिलता है। तो इस चैप्टर को पूरी तरह देख लेंगे मेन कोर्स से। ठीक, ओके, थैंक यू।